गाइस, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम शुभम कुमार अग्रवाल और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स नेट की प्रिपरेशन करने के दौरान जो मेन इम्पोर्टेंट एंड आपका स्कोरिंग एक चैप्टर होता है जो थर्मोडायनेमिक्स से ही समहाउ कनेक्टेड होता है, वो होता है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। गजब के इसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आप डीप लेवल पर जाकर चीज़ों को समझते हो, जिससे कि जो कॉन्सेप्ट्स आपके एक्चुअल में जो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं। एज वेल एज ये आपको इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि नेट और गेट में इसका अच्छा खासा परसेंटेज होता है। तो चलिए विदाउट लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ये कुछ फाउंडेशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं, या फिर कहें तो इंडेक्स है, जो कि हम पूरे वीडियो लेक्चर्स पर अभी 7 से 8 वीडियो लेक्चर्स पर कवर अप करेंगे। तो कुछ पहले सबसे पहले जो टर्म्स आते हैं माइक्रो स्टेट्स एंड माइक्रो स्टेट्स, सबसे पहले हम यही टर्म्स देखने वाले हैं। तो ये आप जैसे अगर नोट्स बना रहे हो तो आप एक इंडेक्स डालकर ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। इसके लिए सबसे पहले जो हमें आवश्यकता होगी वो होगी दो कीवर्ड्स को समझने की। वो है पहला माइक्रो स्टेट एंड द अदर वन इज मैक्रो स्टेट। डिफरेंस सिर्फ माइक्रो एंड माइक्रो का है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ। देखिए, कोई भी आप सिस्टम लीजिए, मान लीजिए ये इसमें आपका कोई सोल्यूशन है या फिर कोई ऐसी आप जो रिएक्शन लैब में करवा रहे हैं उसका कोई एक मिक्सचर है, ठीक है, जिसकी आप थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज रन कर सकते हो। नॉर्मली आप एक क्लियर तरीके से आप ये समझिए, कोई भी आपका एक सिस्टम है, इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। ये आपका सिस्टम है, और ये सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। बस बहुत बेसिक सी चीज है, एक कोई सिस्टम होगा जिसके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। जो सिस्टम होगा मैक्रो स्टेट। सिस्टम को हम डिफाइन करेंगे मैक्रो स्टेट, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो होगा माइक्रो स्टेट। जो सिस्टम होगा वो हमारा मैक्रो स्टेट होगा, और जो सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो हमारा माइक्रो स्टेट होगा। बस बेसिक सी इतनी सी कहानी है। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक सिस्टम है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके माइक्रो स्टेट, और पूरा सिस्टम को हम माइक्रो स्टेट बोलेंगे, ठीक है। अब एक चीज और आती है, ठीक है, कि अगर कोई भी आप सिस्टम ले रहे हो, कोई भी मैक्रो स्टेट आपका सिस्टम होगा, मैक्रो स्टेट सिस्टम होगा, ठीक है। मैक्रो स्टेट की कुछ माइक्रो स्टेट मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, माइक्रो स्टेट। तो ये माइक्रो स्टेट आपके दो टाइप से हो सकते हैं, मतलब जो हम थ्योरीज पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। जैसे एक हो सकता है क्लासिकल, जहाँ पर अगर फिजिक्स के टर्म्स पर बात करी जाए तो जहाँ पर न्यूटन्स के सारे लॉज लगते हैं, जो हमारे यूनिवर्स के सारे लॉज हैं वो जहाँ पर लगते हैं। तो मैक्रो स्टेट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिसे हम माइक्रो स्टेट बोल रहे हैं, दो चीजें हो सकती हैं। एक या तो वो क्लासिकल हो सकता है, दूसरी चीज हुआ या तो क्वांटम हो सकती है। अब क्लासिकल होगा या क्वांटम होगा, ये दोनों चीज किस पर डिपेंड करती है कि आपका मैक्रो स्टेट क्या है। क्या बोल रहा हूं मैं कि या आपका क्लासिकल होगा या क्वांटम होगा, ये आपका डिपेंड करता है कि आपका मैक्रो स्टेट क्या है। चलिए इसको थोड़ा सा और डीप में समझते हैं, एग्जांपल की मदद से समझते हैं। हमारा सोलर सिस्टम लीजिए, हमारा सौर मंडल लीजिए, सोलर सिस्टम को आप समझिए। सोलर सिस्टम सभी को पता है ना, सोलर सिस्टम, ठीक है। 9 प्लैनेट्स होते हैं, सन होता है, अर्थ का एक अपना नेचुरल सैटेलाइट है मून, ठीक है। सोलर सिस्टम में थोड़ा सा आप दिमाग में जोड़ डालिए। आप ये बताइए मैक्रो स्टेट क्या होगा और माइक्रो स्टेट क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत इजी आंसर है आपका। सोलर सिस्टम अगर
अगर आपका मैक्रो स्टेट है तो सोलर सिस्टम के अंदर जो प्लैनेट्स होंगे वो आपका माइक्रो स्टेट होगा, वो आपका माइक्रो स्टेट होगा कि नहीं होगा। तो अब ये होता है ये कि सोलर सिस्टम के अंदर जो प्लैनेट्स जो कि माइक्रो स्टेट हैं वो क्या फॉलो करेंगे, क्लासिकल फॉलो करते हैं या क्वांटम फॉलो करते हैं? वो क्लासिकल फॉलो करते हैं, ठीक है, वो क्लासिकल फॉलो करते हैं। क्लासिकल मतलब जहां पर न्यूटन के लॉज और यूनिवर्स के लॉज लगते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल को ध्यान में रखिए। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल लेने वाला हूं, मान लीजिए आपने एक एटम लिया जिसके अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये एनर्जी स्टेट्स हैं। तो अगर हमारा वर्किंग सैंपल मतलब हमारा जो मैक्रो स्टेट होगा वो होगा यहाँ पर एटम, क्योंकि हम एटम पर काम कर रहे हैं। मैक्रो स्टेट क्या होगा? एटम होगा। माइक्रो स्टेट क्या होगा? अब मैं अगर यही पूछता हूँ कि माइक्रो स्टेट इस एटम का क्या होगा, तो इसका आंसर है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर जो प्रोटॉन, इसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स हैं, वो इसकी माइक्रो स्टेट्स होंगी। और इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स ये कहाँ से आज के टाइम पर गवर्न होती हैं? ये गवर्न होती हैं आपकी क्वांटम मैकेनिक्स से। मतलब यहाँ पर हमारा माइक्रो स्टेट क्या है? क्वांटम है। माइक्रो स्टेट क्वांटम है। मतलब कहने का कि हमारा क्वांटम या फिर क्लासिकल ये डिफाइन होगा कि आपका माइक्रो स्टेट क्या है, आपका वर्किंग सिस्टम क्या है, और उसके बिहाफ पर आपको हम ये बता पाएंगे कि क्वांटम आपका माइक्रो स्टेट है या फिर क्लासिकल। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर इस वाले सिस्टम पर हम जब सोलर सिस्टम पर वर्क कर रहे थे तो मैक्रो स्टेट हमारा सोलर सिस्टम था और तब माइक्रो स्टेट हमारे प्लैनेट्स, जहां पर क्लासिकल रूल फॉलो होता है। बट अगर हम वर्किंग सैंपल, हमारा पहले सोलर सिस्टम था, अब अगर वर्किंग सैंपल हमारा एक एटम हो जाता है, कोई भी मान लीजिए हीलियम का एटम हो जाता है, तो उसके अंदर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपके क्या होंगे? ये होंगे आपकी माइक्रो स्टेट। और यहाँ पर क्या गवर्न होता है? यहाँ पर गवर्न होता है आपका क्वांटम। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर कि माइक्रो स्टेट्स की जो माइक्रो स्टेट होती हैं वो क्लासिकल और क्वांटम दोनों हो सकती हैं। और ये कैसे तय होंगी, ये कैसे हमें पता चलेगा? ये हमें सैंपल, हमारा सिस्टम पर डिपेंड करेगा। हमें सिस्टम हमारा कैसा है उसके बिहाफ पर हम बता पाएंगे कि हमारा जो माइक्रो स्टेट है वो क्लासिकल होगा या फिर क्वांटम होगा। ठीक है, तो नॉर्मल सी आपको बात ये आपको पता ही होगी कि क्लासिकल में आप मॉलिक्यूल का मोमेंटम और पोजीशन दोनों डिटरमाइन कर सकते हो, बट क्वांटम में आप ये नहीं कर सकते। आप ना तो पोजीशन और मोमेंटम एक साथ डिफाइन या डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये बात आपने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में पढ़ रखी है, तो मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। ठीक है, क्वांटम में भी यही है कि क्वांटम में जो पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि क्लासिकल में तो आपने पढ़ लिया कि आपकी ये लॉज पोजीशन मोमेंटम होते हैं, क्वांटम में आप फिर अगर आगे जाओगे, आगे मैं इसकी बात करूंगा फर्मियान्स और बोसॉन्स की। फर्मियान्स और बोसॉन्स की बात करेंगे। ये क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं, इनकी बात हम आगे करेंगे। ठीक है, उससे पहले चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आपको इसका आंसर करना है। क्वेश्चन ये है कि अगर मैक्रो स्टेट ऑफ द सिस्टम अगर पॉलीमर है, अगर हमारा सिस्टम पॉलीमर है, अगर सिस्टम पॉलीमर है तो मैक्रो स्टेट मतलब पॉलीमर होगी। तो ये बताइए पॉलीमर है तो माइक्रो स्टेट इसकी क्या होगी? माइक्रो स्टेट क्या होगी? आपको आंसर करना है माइक्रो स्टेट क्या होगी। वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से सोचिए क्या होगी। चलिए मैं आंसर बता देता हूँ। अगर मैच कर लीजिएगा, अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। पॉलीमर की जो माइक्रो स्टेट होगी वो होगी मोनोमर यूनिट से मिलकर पॉलीमर बनता है। तो जितने मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए कि
अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपकी माइक्रो स्टेट्स हैं और मैक्रो स्टेट जो है तो आपका सिस्टम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मोनोमर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थर्मोडायनेमिक लिमिट्स की। जो हमारा सबसे हमने जो ये इंडेक्स देखा है, तो इस पर देखिए कि जो हमारा पहला टॉपिक था वो था माइक्रो स्टेट्स एंड मैक्रो स्टेट्स, जो सेकंड है वो है थर्मोडायनेमिक लिमिट। तो चलिए सबसे पहले हम अब थर्मोडायनेमिक लिमिट्स पढ़ते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम्स पर, नेट वगैरह आपके जितने भी एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक लिमिट ऑफ सिस्टम। तो मैं आपको इसको इस तरह से समझा सकता हूँ कि देखिए कि आप एक मोल ऑफ कुछ भी सब्सटेंस लीजिए, एक मोल आप मान लीजिए किसी के एटम्स लिए, एक मोल ऑफ एटम्स लिए, तो एक मोल ऑफ एटम्स मतलब क्या होता है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स आपने ले लिए। ये मतलब बहुत ही अरबों खरबों लड़बों जितनी सोच नहीं सकते उतने सारे एटम्स हैं। तो अब आप एक एटम के बारे में सोचिए, एक एटम के बारे में सोचिए, एक एटम के रेस्पेक्ट में 10 की पावर 23 एटम्स इनफाइनाइट एटम्स हैं, इनफाइनाइट एटम्स हैं। और एक एटम के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट पर आप सोचिए कि 10 की पावर 23 एटम्स का जो वॉल्यूम होगा वो भी इनफाइनाइट होगा। बात को समझिए, मैंने क्या बोला कि एक मोल ऑफ एटम्स में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं। तो अब 10 की पावर 23 एटम्स में आप कोई भी एक एटम चूज करिए और उसके रेस्पेक्ट में देखिए कि टोटल जो 10 की पावर 23 एटम्स हैं उस एटम के रेस्पेक्ट में इनफाइनाइट हैं। सिमिलरली एक एटम के वॉल्यूम में टोटल वॉल्यूम 10 की पावर 23 एटम्स का वो इनफाइनाइट वॉल्यूम है। तो मेरे कहने का मतलब, अगर n है आपकी नंबर ऑफ एटम्स एक मोल के रेस्पेक्ट में 10 की पावर 23 एटम, तो n एक एटम के रेस्पेक्ट में इन्फिनिटी है, n एक एटम के रेस्पेक्ट में इन्फिनिटी है। उसी प्रकार से वॉल्यूम एक एटम के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में 10 की पावर 23 एटम्स का वॉल्यूम इन्फिनिटी है। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, v टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आपकी थर्मोडायनेमिक लिमिट होती है। इसी के बाद अगर हम डेंसिटी की बात करें, नंबर डेंसिटी, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसमें पूछ लिया जाएगा n, v और d। इसमें 4 अलग अलग कुछ ऑप्शंस होंगे, तो ये वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। ये जो d है ये है नंबर डेंसिटी, ये होता है NyV, जो कि फाइनाइट होता है किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए। डी मतलब नंबर डेंसिटी, क्योंकि कुछ जो नंबर होंगे वो जो भी वैल्यू होगी, और वी जो भी वैल्यू होगी वो आपको कुछ पर्टिकुलर वैल्यू देगी, इसलिए हम बोलते हैं डी जो है तो जो कि नंबर डेंसिटी है वो फाइनाइट होगी। तो ये आपकी थर्मोडायनेमिक लिमिट है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाता है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम मूव करते हैं, वो है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। जो हमारा अब जो चीज़ को हमको समझने की आवश्यकता है, उसके बाद फिर हम नीड ऑफ स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स की भी बात करेंगे। तो उससे पहले हम एक चीज जो है वो है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, उसकी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, तो देखिए आपने क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी ही होगी, ऑब्वियसली पढ़ के ही आए होंगे, तब तो स्टैटिस्टिकल के तरफ आपका रुझान आया है। तो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ते हो इंट्रोपी से लेकर इंथैल्पी और गिब्स फ्री एनर्जी और भी बहुत सारी चीज़ें, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इंटरनल एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जिसमें हम इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। ठीक है,
तो ये मुझे बताने की हालांकि आवश्यकता नहीं है, बट अगर आप शायद भूल गए होंगे तो ये समझ लीजिए इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है तो जो कि अमाउंट वेरी करने पर वो प्रॉपर्टी लिनियरली वेरी नहीं करती है, अमाउंट बदलने पर वह प्रॉपर्टी लिनियरली वेरी नहीं करती है, नहीं बदलती है। एक्सटेंसिव का मतलब है कि जो ऐसी प्रॉपर्टीज जैसे कि आपका मोल्स हो गया, वॉल्यूम हो गया, और ये इंटेंसिव में जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो एक्सटेंसिव मतलब जैसे मोल्स और वॉल्यूम, अगर आप ये प्रॉपर्टीज अगर आप अमाउंट बदलते हो या चेंज करते हो तो उसी के अकॉर्डिंग बदल जाती हैं, उसी के अकॉर्डिंग लिनियरली चेंज शो करती हैं। तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का कॉन्सेप्ट आपको ने अगर नहीं पढ़ा था तो अभी आपको क्लियर हो गया। अब समझिए इंटेंसिव एक्सटेंसिव के जो वेरिएबल्स हैं उसी का यहाँ पर स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में भी हल्का सा यूज है कि अगर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल दो टाइप के हो सकते हैं, मतलब एक कैसे, एक ऐसे जो आपके एक्सटेंसिव वेरिएबल कौन से होंगे? एक्सटेंसिव वेरिएबल वो होंगे जो या तो n पर या तो मतलब नंबर ऑफ, जैसे हम एटम्स के केस में नंबर ऑफ एटम्स पर, और वॉल्यूम एटम्स के केस में वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर, मतलब नंबर और वॉल्यूम पर दोनों चीजों पर या फिर एक चीज पर जो चीज वेरी करेगी वो होगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वो होगी एक्सटेंसिव वेरिएबल, किसमें? स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में। और वही अगर हम बात करें जो फंक्शन डेंसिटी की होगी, जो नंबर डेंसिटी की, या तो एफ ऑफ, यहाँ पर NYVV लिख सकते हो, इस फंक्शन की जो इन फंक्शन से जो चेंजेस होंगे, मतलब ये जो प्रॉपर्टीज होंगी ये इंटेंसिव वेरिएबल्स को दर्शाएंगी। ये क्या दर्शाएंगी? इंटेंसिव। तो होप आपको ये एक्सटेंसिव और इंटेंसिव का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मतलब क्या? जो डायरेक्टली n और v पर डिपेंड करेंगी वो एक्सटेंसिव होंगी, जो d पर मतलब या वो NYV पर डिपेंड करेंगी वो इंटेंसिव होंगी। बेसिक सी बात इतनी है, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नीड ऑफ स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। हम पढ़ क्यों रहे हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स? हमें क्या जानने को मिलेगा, एक्चुअल की लर्निंग क्या है, तो चलिए वो समझते हैं। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मिलकर आपका एक थर्मोडायनामिक सिस्टम बनता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मिलकर आपका एक थर्मोडायनामिक सिस्टम बनता है। ये ज़्यादा मैंने बड़ा लिख दिया है क्योंकि मुझे इतने में ही कवर करना है। फिर से लिखता हूँ। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर आपका थर्मोडायनामिक सिस्टम बनता है। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो या तो क्लासिकल हो सकती हैं या तो क्लासिकल से एक्सप्लेन हो सकती हैं या तो क्वांटम से। वो या तो क्लासिकल से एक्सप्लेन हो सकती हैं या तो क्वांटम से, ठीक है। वही अगर थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करें तो ये एक्सप्लेन होंगे आपके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल से। आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है, वहाँ हम किन चीज़ों से एक्सप्लेन करते हैं प्रॉपर्टीज को? एंट्रोपी से, इंथैल्पी से, गिब्स फ्री एनर्जी से। मतलब जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होंगे वो थर्मो वेरिएबल से डिस्कस होंगे या थर्मो वेरिएबल से एक्सप्लेन होंगे, ठीक है, जो कि आपके एंट्रोपी, एनर्जी, ये सारी चीजें, ठीक है। तो अब जो हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे वो हमको हेल्प करेगी या तो पूरी तरीके से हमें एक्सप्लेन करेगी। क्या एक्सप्लेन करेगी? हमें एक्सप्लेन करेगी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं। ध्यान से समझिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम क्लासिकल और क्वांटम से एक्सप्लेन करते हैं, उन प्रॉपर्टीज को थर्मोडायनामिक वेरिएबल से कनेक्ट कर
थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स यानी इतनी एनर्जीज से कनेक्ट करके जो हमें चीज एक्सप्लेन करेगी, वो एक्सप्लेन करेगी हमें स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, वो हमें एक्सप्लेन करेगी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। समझ में आई बात? मैं क्या बोल रहा हूं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिनसे मिलकर हमारा एक सिस्टम बनता है, तो उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्लासिकल या तो क्वांटम से एक्सप्लेन होती हैं, तो वो उन प्रॉपर्टीज को थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स तक ले जाने का और इन दोनों में रिलेशन तैयार करने का हमें जो जरिया है वो हम स्टडी करेंगे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं, और जो कुछ मैंने आपको प्राइमरी वेरिएबल्स और प्री रिक्विसाइट जो चीज़ें थी वो इस वीडियो में एक्सप्लेन करी हैं। बाकी जितनी इंडेक्स है ये सारी चीज़ें कंप्लीट करते करते मुझे 2, 3, 4, 5 वीडियोज़ भी लग सकती हैं, देखते हैं कितने। अब आप कंटिन्यू लगे रहिएगा इन वीडियोज़ को, जैसे जैसे आती जाए। ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन में क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आगे की आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू।